महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास का वह नाम है जो पराजय में भी पराक्रम का प्रतीक बन गया। वह राजा जिसने जीत से अधिक स्वतंत्रता को महत्व दिया, जिसने वैभव से अधिक स्वाभिमान को चुना और जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि के सम्मान के लिए अर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे भारत की आत्मा के प्रहरी थे। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता रानी जयवंताबाई एक वीर क्षत्राणी थीं। बचपन से ही प्रताप का पालन पोषण राजसी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि युद्ध, त्याग और कर्तव्य की शिक्षा में हुआ। राजमहलों की चकाचौंध से दूर अरावली की पहाड़ियों में उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति सीखी। बचपन से ही उनके स्वभाव में असाधारण गंभीरता, आत्मसम्मान और निर्भीकता दिखाई देती थी। उस समय भारत का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। मुगल साम्राज्य अकबर के नेतृत्व में उत्तर भारत में अपने पांव जमा चुका था। अकबर केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने कई राजपूत राजाओं को संधि, विवाह और जागीर के माध्यम से अपने अधीन कर लिया था। आमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे अनेक राजपूत राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने किसी भी परिस्थिति में मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किया। यह परंपरा महाराणा सांगा से चली आ रही थी और महाराणा प्रताप ने इसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का सिंहासन खाली हुआ। राज परिवार में उत्तराधिकार को लेकर मतभेद थे। उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को ही योग्य शासक माना। अंततः महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन संभालते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अकबर की बढ़ती शक्ति थी। अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए पहले युद्ध नहीं, बल्कि कूटनीति का सहारा लिया। उसने कई दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे, जिनमें राजा मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल जैसे प्रमुख नाम थे। प्रस्ताव साफ था, मेवाड़ मुगल अधीनता स्वीकार करे, बदले में प्रताप को राजा का दर्जा, जागीर और सम्मान मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए यह प्रस्ताव आत्मसमर्पण के समान था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। उन्होंने कहा कि वह अकबर को बादशाह नहीं, केवल एक अन्य राजा मानते हैं। यह उत्तर अकबर के लिए अस्वीकार्य था। अंततः कूटनीति विफल हुई और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद की टकराहट थी। एक ओर मुगल सेना थी, जिसकी संख्या लगभग 80,000 थी, जिनके पास तोपें, प्रशिक्षित घुड़सवार और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना थी, जो मुश्किल से 20,000 के आसपास थी। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन अपार साहस और मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प था। हल्दी घाटी का मैदान संकरा था, जो मेवाड़ की रणनीति के अनुकूल था। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह प्रताप की आत्मा का विस्तार था। युद्ध आरंभ होते ही महाराणा प्रताप ने सीधे मुगल सेनापति मानसिंह पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि प्रताप का भाला इतना शक्तिशाली था कि उसने मानसिंह के हाथी के हौदे को चीर दिया। मानसिंह किसी तरह बच निकला, लेकिन मुगल सेना में खलबली मच गई। युद्ध अत्यंत भीषण था। राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे संख्या के बल पर मुगल सेना भारी पड़ने लगी। इसी बीच चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके एक पैर में गहरी चोट थी, फिर भी वह अपने स्वामी को युद्धभूमि से सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ता रहा। एक नाले को पार करते समय चेतक ने अंतिम छलांग लगाई और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वहीं गिर पड़ा। अपने स्वामी की रक्षा करते हुए चेतक ने प्राण त्याग दिए। यह क्षण महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। तकनीकी रूप से मुगल अपने शिविर में टिके रहे, लेकिन वे महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके, न ही मेवाड़ को जीत सके।
अकबर की योजना विफल रही। इसके बाद महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से भर गया। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। कई बार उनके पास भोजन तक नहीं होता था। कहा जाता है कि एक बार उनके बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ी। उनकी पत्नी महारानी अजबदे पंवार और अन्य रानियां भी इस कष्ट में सहभागी बनी। लेकिन इन कठिनाइयों ने महाराणा प्रताप को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आक्रमण, मुगल चौकियों पर हमला और तुरंत वापस लौट जाना, यह उनकी रणनीति थी। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए कई सेनाएं भेजीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। 1585 के बाद अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिम और दक्कन की ओर चला गया, जिससे महाराणा प्रताप को राहत मिली। इन वर्षों में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। उन्होंने कृषि, व्यापार और प्रशासन को फिर से संगठित किया। उनका शासन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, वह एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को युद्ध और शासन दोनों की शिक्षा दी, ताकि स्वतंत्रता की लौ बुझने न पाए। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। उनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं, बल्कि बीमारी के कारण हुई। लेकिन उनका जीवन स्वयं एक युद्ध था, आत्मसम्मान का युद्ध। मृत्यु से पहले उन्होंने अमर सिंह से कहा कि कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार न करे। बाद में परिस्थितियों के कारण अमर सिंह को संधि करनी पड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप की स्वतंत्र आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। महाराणा प्रताप की महानता केवल उनके युद्धों में नहीं, बल्कि उनके चरित्र में निहित है। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अधिकांश राजपूत राजाओं ने सुविधाजनक समझौते कर लिए, तब प्रताप ने कष्ट को चुना। उनके लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक शब्द नहीं था, वह जीवन का आधार था। यही कारण है कि आज भी महाराणा प्रताप को विजेता नहीं, बल्कि अमर कहा जाता है। इतिहास में कई राजा हुए जिन्होंने विशाल साम्राज्य बनाए, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए जिन्होंने आत्मसम्मान की इतनी ऊंची मिसाल कायम की। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर उद्देश्य पवित्र हो और संकल्प अडिग हो, तो पराजय भी विजय बन जाती है। वह केवल मेवाड़ के नहीं, पूरे भारत के राणा थे। उनका नाम आते ही साहस, त्याग और स्वतंत्रता की गूंज सुनाई देती है। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। वह इतिहास के पन्नों में नहीं, भारत के आत्मसम्मान में जीवित हैं। जब तक स्वाभिमान और स्वतंत्रता का मूल्य रहेगा, तब तक महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महानायक हैं जिनका जीवन केवल युद्धों की कथा नहीं, बल्कि स्वराज, आत्मसम्मान, संगठन, नीति और जनकल्याण का जीवंत उदाहरण है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले दक्कन के एक प्रतिष्ठित सेना नायक थे, जो बीजापुर और अहमदनगर सल्तनतों के लिए सेनाएं संचालित करते थे। उनकी माता जिजाबाई केवल एक मां नहीं थीं, बल्कि शिवाजी के चरित्र की शिल्पकार थीं। जिजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनाकर धर्म, न्याय और स्वराज का अर्थ समझाया। शिवाजी का बचपन साधारण राजसी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, सादगी और लक्ष्यबद्धता में बीता। दक्कन उस समय राजनीतिक अराजकता का क्षेत्र था। एक ओर बीजापुर सल्तनत थी, दूसरी ओर गोलकुंडा, और उत्तर से मुगल साम्राज्य लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। किसानों पर अत्याचार, मंदिरों का अपमान और स्थानीय जनता का शोषण आम बात थी। इसी वातावरण में शिवाजी महाराज के मन में स्वराज का विचार जन्मा। स्वराज उनके लिए केवल सत्ता प्राप्ति नहीं था, बल्कि अपनी मातृभूमि पर स्वयं का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा और जनता को न्याय दिलाने का संकल्प था। किशोर अवस्था में ही शिवाजी ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों, मावलों को संगठित करना शुरू कर दिया। यह कोई बड़ी सेना नहीं थी, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले साहसी युवक थे, जो भूगोल से परिचित थे और शिवाजी पर प्राणों से भी अधिक विश्वास करते थे।
1645 के आसपास शिवाजी ने तोरणा दुर्ग पर अधिकार किया। यह उनका पहला बड़ा कदम था। इसके बाद कोंडाणा, राजगढ़ और आसपास के कई दुर्ग उनके अधिकार में आ गए। शिवाजी की रणनीति स्पष्ट थी। पहले किलों पर नियंत्रण, क्योंकि किले ही दक्कन की राजनीति की कुंजी थे। शिवाजी महाराज केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, जिसे बाद में गणिमी कावा कहा गया। इसमें सीधे टकराव के बजाय अचानक आक्रमण, शत्रु को भ्रमित करना और तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट जाना शामिल था। इस नीति ने शक्तिशाली सेनाओं को भी असहाय बना दिया। बीजापुर सल्तनत को जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति का आभास हुआ, तो उसने उन्हें दबाने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक अनुभवी सेना नायक था, जिसने पहले भी कई युद्ध देखे थे। उसने शिवाजी को छल से मारने की योजना बनाई। प्रतापगढ़ के पास दोनों की भेंट तय हुई। अफजल खान ने कूटनीति का दिखावा किया, लेकिन भीतर से विश्वासघाती था। शिवाजी महाराज को भी इस षड्यंत्र का आभास था। भेंट के समय अफजल खान ने शिवाजी को आलिंगन के बहाने मारने का प्रयास किया। शिवाजी ने अपनी सतर्कता और साहस से पल भर में स्थिति को पलट दिया। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि बीजापुर की शक्ति पर गहरा आघात था। इसके बाद मराठा सेना ने अफजल खान की सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। इस विजय के बाद शिवाजी महाराज का प्रभाव तेजी से बढ़ा। उन्होंने बीजापुर के कई किले जीत लिए, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे मुगल साम्राज्य की निगाहें उन पर टिकने लगीं। औरंगजेब, जो उस समय मुगल सत्ता का प्रमुख था, शिवाजी को एक विद्रोही मानता था। उसने दक्कन में अपने सूबेदारों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। शाइस्ता खान जैसे शक्तिशाली सेनापति भी भेजे गए, जिन्होंने पुणे में लाल महल पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान की सेना संख्या और संसाधनों में बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने सीधे युद्ध के बजाय चतुराई से काम लिया। एक रात शिवाजी अपने चुनिंदा साथियों के साथ लाल महल में घुसे और शाइस्ता खान पर आक्रमण किया। शाइस्ता खान किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई। यह घटना शिवाजी की साहसिकता और रणनीतिक कुशलता का अद्भुत उदाहरण थी। इसके बाद शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। सूरत मुगल साम्राज्य का एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। शिवाजी ने वहां की जनता को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, बल्कि केवल मुगल खजाने को निशाना बनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी स्त्री, बच्चे या साधु को हानि न हो और किसी धार्मिक स्थल का अपमान न किया जाए। यह उनके चरित्र और नैतिकता को दर्शाता है। उनके लिए युद्ध भी धर्म के नियमों के भीतर था। 1665 में मुगल सेनापति राजा जय सिंह को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा गया। राजा जय सिंह एक कुशल राजपूत सेना नायक थे। उन्होंने सैन्य दबाव और कूटनीति दोनों का उपयोग किया। अंततः पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी को कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े और आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने का निर्णय हुआ। आगरा जाना शिवाजी के लिए अत्यंत जोखिम भरा था, फिर भी उन्होंने यह कदम उठाया। आगरा में शिवाजी के साथ जो व्यवहार हुआ, वह अपमानजनक था। उन्हें दरबार में एक निम्न दर्जे के अमीरों के साथ खड़ा किया गया। शिवाजी ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्हें नजरबंद कर दिया गया। यह शिवाजी के जीवन का सबसे संकटपूर्ण समय था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें यहां भी बचा लिया। फलों की टोकरियों में छिपकर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी आगरा से निकलने में सफल हुए। यह पलायन इतिहास की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक माना जाता है। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने फिर से अपनी शक्ति को संगठित किया। उन्होंने खोए हुए किलों को पुनः जीतना शुरू किया। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य और अधिक मजबूत हो गया। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। यह केवल एक राजा का अभिषेक नहीं था, बल्कि स्वराज की औपचारिक स्थापना थी। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री थे। कर प्रणाली को व्यवस्थित किया गया, किसानों पर अत्याचार रोके गए और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।
शिवाजी का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि जन कल्याण पर आधारित था। उन्होंने नौसेना का भी विकास किया, जो उस समय एक अनोखा कदम था। कोंकण तट पर उन्होंने समुद्री दुर्गों का निर्माण किया और विदेशी शक्तियों से तट की रक्षा की। शिवाजी महाराज धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। वे स्वयं शिवभक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया। उनके शासन में मस्जिदें सुरक्षित थीं और मुस्लिम सैनिक भी सम्मान के साथ सेवा करते थे। उन्होंने महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखा। युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को सम्मानपूर्वक उनके घर भेजा जाता था। यह उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील दृष्टिकोण था। 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। उन्होंने अपने पीछे केवल एक राज्य नहीं छोड़ा, बल्कि स्वराज की ऐसी भावना छोड़ी जिसने आगे चलकर पूरे भारत को प्रेरित किया। मराठा साम्राज्य बाद में एक विशाल शक्ति बना और मुगल साम्राज्य के पतन में निर्णायक भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए महान नहीं हैं कि उन्होंने कितने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए महान हैं कि उन्होंने किस उद्देश्य के लिए युद्ध किए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, चरित्र से जन्म लेता है। उन्होंने दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प और सही रणनीति से असंभव को संभव किया जा सकता है। शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के गौरव हैं। उनका नाम लेते ही स्वराज, साहस और सम्मान की भावना जाग उठती है। जब तक स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और न्याय के मूल्य जीवित रहेंगे, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी जीवित रहेगा। वे इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि भारत की चेतना में बसते हैं। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के उन वीर राजाओं में से एक हैं जिनका नाम लेते ही साहस, स्वाभिमान, प्रेम, युद्ध और बलिदान की एक साथ छवि उभरती है। वे केवल अजमेर और दिल्ली के शासक नहीं थे, बल्कि उस युग में भारतीय स्वतंत्रता के सबसे प्रबल प्रतीक थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और माता कर्पूर देवी एक विदुषी तथा संस्कारी रानी थीं। बचपन से ही पृथ्वीराज में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम आयु में ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, युद्ध नीति और राजनीति में दक्षता प्राप्त कर ली थी। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश की उस परंपरा के उत्तराधिकारी थे जिसने सदियों तक उत्तर भारत में सम्मान और शक्ति के साथ शासन किया। जब उनके पिता का निधन हुआ, तब पृथ्वीराज अभी किशोर ही थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें समय से पहले ही राजा बना दिया। अजमेर की गद्दी संभालते ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल नाम मात्र के शासक नहीं होंगे, बल्कि राज्य की रक्षा और विस्तार स्वयं करेंगे। उनके मामा कन्नौज के राजा जयचंद्र उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण दोनों के संबंध धीरे-धीरे कटु होते चले गए। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। उत्तर-पश्चिम से विदेशी आक्रांताओं का खतरा लगातार बढ़ रहा था। अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी बार-बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। उसका उद्देश्य केवल लूट नहीं, बल्कि स्थायी शासन स्थापित करना था। उसने पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी शक्ति जमा ली थी और अब उसकी दृष्टि गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों पर थी। पृथ्वीराज चौहान उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे और स्वाभाविक रूप से गौरी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भी। पृथ्वीराज चौहान केवल युद्ध कला में ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य में भी रुचि रखते थे। कहा जाता है कि वे स्वयं कवि थे और संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा में काव्य रचना करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान और कलाकार रहते थे, लेकिन उनका जीवन केवल शांति और कला तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे गौरी का खतरा बढ़ता गया, पृथ्वीराज का जीवन युद्धों से भरता चला गया। 1178 ईस्वी में गौरी ने पहली बार भारत के भीतर गहराई तक आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा उसे पराजय मिली। इसके बाद उसने अपनी रणनीति बदली और धीरे-धीरे शक्ति संचय करने लगा। 1191 ईस्वी में त्राइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पहला निर्णायक सामना हुआ। यह युद्ध
भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पृथ्वीराज की सेना में राजपूत योद्धाओं का उत्साह चरम पर था। युद्ध अत्यंत भीषण हुआ और अंततः गौरी की सेना पराजित हुई। स्वयं गौरी घायल अवस्था में युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज की महान विजय थी। इस युद्ध में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजाओं में अभी भी विदेशी आक्रांताओं को रोकने की क्षमता थी। लेकिन यही विजय आगे चलकर एक बड़ी चूक का कारण भी बनी। पृथ्वीराज ने पराजित गौरी को मारने के बजाय छोड़ दिया। यह निर्णय क्षत्रिय धर्म और तत्कालीन मर्यादाओं के अनुरूप था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। गौरी ने इस पराजय को अपमान के रूप में लिया और बदले की आग में जलता रहा। इसी बीच पृथ्वीराज के जीवन में संयोगिता का प्रवेश हुआ। कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता की सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे भारत में थी। कहा जाता है कि संयोगिता स्वयं पृथ्वीराज को हृदय से चाहती थीं, लेकिन जयचंद्र इस विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवा दी। यह घटना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि राजनीतिक चुनौती भी थी। स्वयंवर के दिन पृथ्वीराज अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ गुप्त रूप से कन्नौज पहुंचे। संयोगिता ने जयमाला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी और उसी क्षण पृथ्वीराज प्रकट होकर उन्हें घोड़े पर बैठाकर ले गए। यह घटना भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में प्रेम और साहस का अद्वितीय उदाहरण बन गई। लेकिन इस घटना ने जयचंद्र और पृथ्वीराज के संबंधों को पूरी तरह शत्रुता में बदल दिया। उत्तर भारत की एकता, जो विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध आवश्यक थी, इस व्यक्तिगत संघर्ष के कारण और कमजोर हो गई। 1192 ईस्वी में गौरी ने फिर से आक्रमण किया। इस बार वह पूरी तैयारी और नई रणनीति के साथ आया था। तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी की सेना ने रात के आक्रमण, घुड़सवार तीरंदाजों और युद्ध चालों का प्रयोग किया, जिनसे राजपूत सेना परिचित नहीं थी। युद्ध भयंकर था, लेकिन इस बार परिस्थितियां पृथ्वीराज के अनुकूल नहीं रहीं। राजपूत सेना पराजित हुई और पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज की पराजय केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत की स्वतंत्रता पर गहरा आघात था। उन्हें गजनी ले जाया गया। कई कथाओं में कहा जाता है कि वहां उन्हें अपमानित किया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। चाहे इन कथाओं में ऐतिहासिक अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह निश्चित है कि पृथ्वीराज का अंत अत्यंत पीड़ादायक था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण विद्या से गौरी को मार दिया, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इस कथा की पुष्टि नहीं करते। फिर भी यह कथा भारतीय जनमानस में उनके अदम्य साहस का प्रतीक बन गई है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें यह सिखाता है कि वीरता के साथ साथ दूरदर्शिता और राजनीतिक एकता भी उतनी ही आवश्यक होती है। उन्होंने असाधारण साहस दिखाया, लेकिन कुछ निर्णयों ने इतिहास की दिशा बदल दी। यदि तराइन के पहले युद्ध के बाद गौरी को समाप्त कर दिया गया होता, या यदि उत्तर भारत के राजा एकजुट होते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास यदि और यदि से नहीं, बल्कि जो हुआ उससे बनता है। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान को केवल उनकी पराजय से नहीं आंका जा सकता। उन्होंने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वे उस युग के प्रतिनिधि थे जब भारत अपने मूल्यों, मर्यादाओं और परंपराओं के साथ खड़ा था। उनकी कथा प्रेम और युद्ध, गौरव और त्रासदी, विजय और बलिदान का अनूठा संगम है। आज भी पृथ्वीराज चौहान भारतीय चेतना में जीवित हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि एकता, समयबद्ध निर्णय और सतर्कता भी आवश्यक है। उनका जीवन प्रेरणा भी है और चेतावनी भी। जब तक साहस और स्वाभिमान का मूल्य रहेगा, तब तक पृथ्वीराज चौहान का नाम भी इतिहास और जनमानस में अमर रहेगा। राजा भोज भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से हैं जिनकी पहचान केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि बुद्धि, विद्या, संस्कृति, धर्म और न्याय से बनी। वे ऐसे राजा थे जिनके लिए राज्य केवल भूमि का विस्तार नहीं था, बल्कि ज्ञान का संरक्षण और समाज का उत्थान था।
राजा भोज का नाम आते ही एक ऐसे युग की कल्पना होती है जब राजा स्वयं विद्वान होता था, जब सत्ता और संस्कृति एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक होती थीं। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। राजा भोज का जन्म लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मालवा क्षेत्र में हुआ। उनके पिता राजा सिंधुराज परमार स्वयं एक शक्तिशाली और योग्य शासक थे। बाल्यकाल से ही भोज में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। कहा जाता है कि वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि, गहरी स्मरण शक्ति और जिज्ञासु स्वभाव के थे। जहां अन्य राजकुमार युद्ध कला में अधिक रुचि लेते थे, वहीं भोज को शास्त्रों, दर्शन, गणित, व्याकरण, आयुर्वेद और साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। गुरुओं ने शीघ्र ही पहचान लिया था कि यह बालक साधारण राजा नहीं बनेगा, बल्कि एक युग का प्रतिनिधि बनेगा। राजा भोज के युवावस्था में राज्य की स्थिति स्थिर नहीं थी। मालवा पर बाहरी आक्रमणों का खतरा बना रहता था और आंतरिक रूप से भी कई सामंत असंतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही भोज ने सत्ता संभाली, उन्होंने दृढ़ता और न्याय के साथ शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उनका शासन केवल शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नहीं था, बल्कि नीति, न्याय और धर्म के संतुलन पर टिका हुआ था। उन्होंने सबसे पहले प्रशासन को व्यवस्थित किया, कर व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाया और किसानों को संरक्षण दिया। राजा भोज का शासनकाल लगभग 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक माना जाता है। यह वह समय था जब भारत में कई छोटे बड़े राज्य आपस में संघर्षरत थे। भोज ने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने कलचुरी, चालुक्य और अन्य पड़ोसी शक्तियों से संघर्ष किया और मालवा की स्वतंत्रता बनाए रखी। वे एक साहसी योद्धा थे, लेकिन युद्ध उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं था। उनके लिए युद्ध केवल राज्य और धर्म की रक्षा का साधन था। राजा भोज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वयं एक महान विद्वान थे। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राजा हुआ हो जिसने इतने विविध विषयों पर ग्रंथों की रचना की हो। कहा जाता है कि उन्होंने संस्कृत में 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की। इनमें व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, वास्तुशास्त्र, योग, आयुर्वेद और राजनीति जैसे विषय शामिल थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण संस्कृत व्याकरण और काव्यशास्त्र का अद्भुत उदाहरण है। राजमार्तंड नामक ग्रंथ योग और दर्शन पर आधारित है, जबकि सम्रांगण सूत्रधार वास्तुकला और मूर्तिकला का विश्वकोश माना जाता है। राजा भोज का दरबार विद्वानों, कवियों और दार्शनिकों का केंद्र था। देश विदेश से विद्वान उनके दरबार में आते थे। कहा जाता है कि भोज ने विद्वानों को इतना सम्मान दिया कि लोग कहते थे, जिस नगर में भोज नहीं, वहां विद्या का निवास नहीं। उनके दरबार में विद्वानों को न केवल सम्मान मिलता था, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी दी जाती थी, ताकि वे निश्चिंत होकर ज्ञान की साधना कर सकें। यह राजा भोज की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति ज्ञान से आती है। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य उपासक थे। उन्होंने धारनगर में सरस्वती का भव्य मंदिर बनवाया, जो उस समय शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। धारनगरी उनके शासन में केवल राजधानी नहीं, बल्कि विद्या की राजधानी बन गई थी। विद्यार्थी, आचार्य और साधक दूर दूर से यहां आते थे। राजा भोज स्वयं भी विद्वानों से शास्त्रार्थ करते थे और कई बार उन्हें चुनौती देते थे, लेकिन हार स्वीकार करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता था। यही गुण उन्हें एक महान शासक बनाता है। राजा भोज केवल शैव धर्म के अनुयायी नहीं थे, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक भी थे। उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया। उनके शासन में मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन किसी अन्य धर्म का दमन नहीं किया गया। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। यही कारण है कि उनके शासनकाल को सांस्कृतिक समन्वय का काल माना जाता है। न्याय व्यवस्था राजा भोज के शासन की रीढ़ थी। वे स्वयं न्याय सुनते थे और किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक बार एक साधारण किसान अपनी शिकायत लेकर सीधे राजा भोज के पास पहुंचा और राजा ने बिना किसी विलंब के उसे न्याय दिलाया। राजा भोज का विश्वास था कि यदि राजा न्यायपूर्ण नहीं होगा, तो राज्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता।
राजा भोज की लोकप्रियता केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं थी। उनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। लोक कथाओं में राजा भोज को न्यायप्रिय, दानी और विद्वान राजा के रूप में याद किया जाता है। भोज का न्याय आज भी कहावत के रूप में प्रचलित है। यह दर्शाता है कि जनमानस में उनकी छवि कितनी गहरी थी। हालांकि राजा भोज का जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं था। उन्हें कई बार विद्रोहों और आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कुछ युद्धों में उन्हें कठिनाइयां भी झेलनी पड़ीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके लिए राज्य की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी ज्ञान और संस्कृति की रक्षा। राजा भोज के अंतिम वर्ष अपेक्षाकृत शांत रहे। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चरण धर्म, विद्या और राज्य की स्थिरता में बिताया। लगभग 1055 ईस्वी में उनका निधन हुआ। उनके निधन के साथ ही एक ऐसा युग समाप्त हुआ जिसमें राजा स्वयं विद्वान हुआ करता था। उनके बाद मालवा वैसा वैभव और विद्या का केंद्र नहीं रह पाया जैसा भोज के समय था। राजा भोज का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। वे आज भी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और करुणा में होता है। उन्होंने सिद्ध किया कि तलवार और कलम साथ साथ चल सकती हैं, और जब ऐसा होता है तो एक सभ्यता का उत्कर्ष होता है। राजा भोज इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने कितने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए महान है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। उन्होंने ज्ञान को राजसत्ता का आधार बनाया, विद्वानों को सम्मान दिया और न्याय को शासन की आत्मा बनाया। आज जब हम राजा भोज का स्मरण करते हैं, तो हम केवल एक राजा को नहीं, बल्कि एक आदर्श को याद करते हैं। जब तक भारत में विद्या, न्याय और संस्कृति का सम्मान रहेगा, तब तक राजा भोज का नाम भी जीवित रहेगा। वे इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि भारतीय चेतना में अमर हैं। महाराजा रणजीत सिंह भारतीय इतिहास के उन विरले शासकों में से थे जिनके जीवन में साहस, संगठन, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्र रक्षा एक साथ दिखाई देती है। वे केवल सिख साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे, बल्कि उत्तर भारत की उस ढाल का नाम थे जिसने लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों को रोके रखा। उनका जीवन एक साधारण बालक से शक्तिशाली सम्राट बनने की यात्रा है, जिसमें संघर्ष भी है, दूरदृष्टि भी और मानवता भी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरांवाला के निकट हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे और एक साहसी योद्धा माने जाते थे। बचपन से ही रणजीत सिंह ने युद्ध, घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र का अभ्यास शुरू कर दिया था। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बहुत छोटी उम्र में ही आ गई, जब चेचक के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये शारीरिक बाधा उनके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकी, बल्कि उनके भीतर अदम्य साहस और दृढ़ता पैदा कर गई। रणजीत सिंह का बचपन संघर्षों में बीता। उनके पिता का देहांत तब हो गया था जब वे अभी किशोर ही थे। कम उम्र में ही उनके कंधों पर नेतृत्व का भार आ गया। उस समय पंजाब का क्षेत्र अनेक सिख मिसलों में बंटा हुआ था। आपसी संघर्ष, सीमित संसाधन और बाहरी आक्रमणों का निरंतर खतरा, यही उस समय की वास्तविकता थी। अफगान आक्रमणकारी बार बार उत्तर पश्चिमी सीमाओं से भारत में घुसपैठ करते थे और पंजाब को रौंदते चले जाते थे। इस अराजकता के बीच रणजीत सिंह ने एक बड़े लक्ष्य को देखा: सिखों को एकजुट करना और एक सशक्त राज्य की स्थापना करना। युवावस्था में ही रणजीत सिंह ने अपनी कूटनीतिक समझ और सैन्य क्षमता का परिचय देना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले आसपास की सिख मिसलों से मित्रता और संधियाओं की, फिर जहां आवश्यक हुआ वहां युद्ध भी किए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था: आपसी संघर्ष समाप्त कर एक संगठित शक्ति बनना। 1799 ईस्वी में उन्होंने लाहौर पर अधिकार किया। लाहौर केवल एक नगर नहीं था, बल्कि पंजाब की आत्मा और शक्ति का केंद्र था। लाहौर पर अधिकार के साथ ही रणजीत सिंह ने अपने सपने को वास्तविकता का आकार देना शुरू कर दिया। 1801 ईस्वी में रणजीत सिंह का राज्याभिषेक हुआ और वे महाराजा की उपाधि से विभूषित हुए। यह केवल एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं धीरे धीरे सतलुज से लेकर खैबर दर्रे तक फैल गईं। यह वह क्षेत्र था जहां से होकर सदियों से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते आए थे।
महाराजा रणजीत सिंह ने इस द्वार पर भारत की सुरक्षा का मजबूत पहरा खड़ा कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह केवल तलवार के बल पर शासन नहीं करते थे, वे एक असाधारण संगठन करता थे। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया। यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से उन्होंने सेना को प्रशिक्षण दिलवाया, तोपखाने को मजबूत किया और अनुशासन को सर्वोपरि रखा। उनकी सेना में सिखों के साथ साथ हिंदू और मुसलमान भी सम्मानपूर्वक सेवा करते थे। उनके लिए धर्म कभी भी योग्यता की कसौटी नहीं था। यही कारण था कि उनकी सेना उस समय की सबसे संगठित और प्रभावशाली सेनाओं में गिनी जाती थी। रणजीत सिंह का शासन धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण था। वे स्वयं सिख धर्म के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं किया। उनके दरबार में हिंदू, मुसलमान और सिख सभी उच्च पदों पर आसीन थे। उनके प्रमुख मंत्री दीवान मोतीराम और दीवान दीनानाथ हिंदू थे, जबकि फकीर अजीजुद्दीन जैसे मुस्लिम अधिकारी उनके अत्यंत विश्वास पात्र थे। मस्जिदें, मंदिर और गुरुद्वारे सभी उनके संरक्षण में सुरक्षित थे। उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह की न्यायप्रियता भी प्रसिद्ध थी। वे स्वयं आम जनता की समस्याएं सुनते थे और शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास करते थे। उनके शासन में कर व्यवस्था अपेक्षाकृत न्यायपूर्ण थी। किसानों को संरक्षण दिया जाता था और अनावश्यक अत्याचार पर कठोर दंड दिया जाता था। वे जानते थे कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी जनता होती है, इसलिए उन्होंने जनता के साथ राजा और प्रजा के बीच की दूरी को कम रखा। रणजीत सिंह का सबसे बड़ा योगदान उत्तर पश्चिमी भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखना था। अफगान शासक शाह शुजा और शाह शुजा दुर्रानी जैसे शासक कई बार पंजाब की ओर बढ़े, लेकिन रणजीत सिंह की शक्ति के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। उन्होंने खैबर दर्रे तक अपने प्रभाव का विस्तार किया, जो उस समय तक किसी भारतीय शासक के लिए असाधारण उपलब्धि थी। इस प्रकार उन्होंने भारत की सीमाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया। महाराजा रणजीत सिंह की सादगी भी उल्लेखनीय थी। अपार वैभव के बावजूद उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे आडंबर से दूर रहते थे। उनकी वेशभूषा साधारण होती थी और वे विलासिता के बजाय राज्य के हित को प्राथमिकता देते थे। अमृतसर के हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंडित करवाना उनका एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान था, लेकिन उन्होंने इसे भी अहंकार का विषय नहीं बनने दिया। उनके लिए यह सेवा का कार्य था, प्रदर्शन का नहीं। रणजीत सिंह कला और संस्कृति के भी संरक्षक थे। उनके शासन में संगीत, चित्रकला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। लाहौर उस समय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। वे विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करते थे और उन्हें संरक्षण देते थे। उनका दरबार विविध संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराजा रणजीत सिंह का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। 1839 ईस्वी में उनका निधन हुआ। उनके निधन के साथ ही सिख साम्राज्य की स्थिरता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि उनके जैसा संगठक और दूरदर्शी नेतृत्व फिर नहीं मिल पाया। लेकिन उनके जीवन का प्रभाव इतना गहरा था कि वे आज भी उत्तर भारत के इतिहास में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि इसलिए महान थे कि उन्होंने उसे किस भावना से चलाया। उन्होंने शक्ति को अहंकार नहीं बनने दिया और धर्म को विभाजन का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा शासक वह होता है जो सभी को साथ लेकर चलता है और राज्य को सुरक्षा, न्याय और सम्मान देता है। आज महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता है, और यह उपाधि केवल उनकी वीरता के कारण नहीं, बल्कि उनके चरित्र के कारण भी सार्थक है। वे भारत की उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जहां विविधता में एकता और शक्ति में करुणा का संतुलन देखा जाता है। जब तक साहस, संगठन और सहिष्णुता का मूल्य रहेगा, तब तक महाराजा रणजीत सिंह का नाम भी इतिहास और जनमानस में अमर रहेगा।